हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 साइंस चैप्टर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स के क्वेश्चन आंसर्स। तो सबसे पहले इन टेक्स्ट क्वेश्चंस पेज नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, यू हैव टू सॉल्यूशंस A एंड B। द pH ऑफ सॉल्यूशन A is 6 and pH ऑफ सॉल्यूशन B is 8। Which solution has more hydrogen ion concentrations? तो देखो याद रखो कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा सॉल्यूशन की का एसिडिक नेचर भी उतना ही ज़्यादा होगा, लेकिन उसका पीएच जो है वो उतना ही कम होगा। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा, एसिडिक बिहेवियर या एसिडिक नेचर उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस का नंबर ज़्यादा है तो वो ज़्यादा एसिडिक होगा। लेकिन पीएच जो है वो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का रेसिप्रोकल होता है, पीएच कम होगा। तो ये रिलेशन याद रखो, उसके बाद ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करो। तो पूछा है कि विच सॉल्यूशन हैज़ मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो इसमें से ए का पीएच है 6, बी का पीएच है 8। जितना कम पीएच उतना ही हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा। तो आंसर है इसका सॉल्यूशन ए, इसका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा है। देन आगे पूछा है विच ऑफ दिस इज एसिडिक एंड विच वन इज बेसिक। तो जिसके पास हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा है वो ज़्यादा एसिडिक है। तो इसका भी आंसर है ए इज़ मोर एसिडिक या ए इज़ एसिडिक एंड विच वन इज़ बेसिक। बी जो है वो बेसिक है, क्योंकि उसका पीएच वैसे भी 8 है, उसका पीएच 8 है और पीएच 7 से ज़्यादा जितना भी होता है वो सॉल्यूशंस बेसिक होते हैं। नाउ क्वेश्चन 2, what effect does the concentration of hydrogen ions have on the nature of the solution? तो किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा उसका जो एसिडिक नेचर है वो भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो आंसर आप क्या लिखेंगे कि एज द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीजेस द एसिडिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशन ऑल्सो इंक्रीजेस। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 3, डू बेसिक सॉल्यूशन ऑल्सो हैव हाइड्रोजन आयंस? यस। चाहे देखो सॉल्यूशन चाहे एसिडिक हो, चाहे बेसिक हो, चाहे न्यूट्रल हो, सभी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस भी होते हैं और हाइड्रोक्साइड आयंस भी होते हैं। लेकिन कोई भी सॉल्यूशन न्यूट्रल कब होगा? जब हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन का नंबर उस सॉल्यूशन में इक्वल होगा, तब सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा। ठीक है। अब अगर हाइड्रोजन आयंस ज़्यादा हैं हाइड्रोक्साइड आयंस से, तो हाइड्रोजन आयंस अगर ज़्यादा हैं तो सॉल्यूशन होगा एसिडिक, और अगर हाइड्रोजन आयंस हाइड्रोक्साइड आयंस से कम है तो सॉल्यूशन होगा बेसिक। लेकिन तीनों ही केसेस में सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस भी होंगे, हाइड्रोक्साइड आयंस भी होंगे। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, डू बेसिक सॉल्यूशन ऑल्सो हैव हाइड्रोजन आयंस? तो आंसर लिखेंगे आप यस, बेसिक सॉल्यूशंस ऑल्सो हैव हाइड्रोजन आयंस। देन आगे बोला इफ यस देन व्हाई आर दीज बेसिक? So these are basics because number of hydrogen ions is very small than hydroxide ions. So the solution is basic. Clear? Now question number 4. Under what soil conditions do you think a farmer would treat the soil of his field with quicklime means calcium oxide, or slagged lime means calcium hydroxide, or chalk? चॉक इज कैल्शियम कार्बोनेट। तो देखो ये तीनों ही जो हैं वो हैं बेसिक इन नेचर। अगर कोई फार्मर अपने फील्ड में बेसिक नेचर के मिनरल्स को अगर वो छिड़काव कर रहा है, इसका मतलब है कि जो उसकी सॉइल है वो एसिडिक नेचर की है। क्योंकि कोई भी फसल कब होती है ज़्यादा अच्छी? जब उस सॉइल का पीएच न्यूट्रल हो, मतलब 7 के आसपास हो, उस सॉइल का नेचर न्यूट्रल हो, पीएच 7 के आसपास हो, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो। बहुत बेसिक और बहुत एसिडिक नेचर अगर सॉइल का होगा तो कोई भी क्रॉप अच्छी नहीं होगी। तो हर फार्मर ये चाहता है कि उसकी जो सॉइल है उसकी फील्ड की वो न्यूट्रल के आसपास हो। तो वो बेसिक थिंग्स का छिड़काव कर रहा है, इसका मतलब ये है कि उसकी सॉइल जो है वो एसिडिक नेचर की है।
तो आंसर होगा द सॉइल इज एसिडिक इन नेचर. नाउ इन टेक्स्ट क्वेश्चंस पेज नंबर 33. क्वेश्चन नंबर 1. What is the common name of the compound CaOCl2? ये है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. दिस इज केमिकल नेम. कॉमन नेम है इसका ब्लीचिंग पाउडर. Now question number 2. Name the substance which on treatment with chlorine yield bleaching powder. तो name of the substance is slacked lime or calcium hydroxide, which on treatment with chlorine gives bleaching powder CaOCl2 plus water H2O. Now question number 3. Name the sodium compound which is used for softening hard water. So the name of the compound is sodium carbonate decahydrate 10H2O, and its common name is washing soda. Now question number 4. What will happen if a solution of sodium hydrogen carbonate is heated? Give the equation of the reaction involved. So sodium hydrogen carbonate NaHCO3. When it is heated, the products are sodium carbonate Na2CO3 plus H2O plus CO2. This is the equation. So you will write, on heating sodium bicarbonate, carbon dioxide gas is evolved and sodium carbonate will be left. Now question number 5. Write an equation to show the reaction between plaster of Paris and water. So plaster of Paris is CaSO4 half H2O, and when it reacts with water, product is gypsum, and the formula is CaSO4 2H2O. This is gypsum. और अब देखते हैं एक्सरसाइजेस. क्वेश्चन नंबर 1. अ सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस ब्लू, इट्स pH इज लाइकली टू बी. तो देखो, अगर रेड लिटमस ब्लू हुआ है इसका मतलब सॉल्यूशन बेसिक होना चाहिए. अब इसमें जो pH 1 है, 4, 5, ये तीनों तो एसिडिक हैं, क्योंकि 7 से कम है अगर pH तो वो एसिडिक सॉल्यूशन है. तो लास्ट एक ही बचता है 10, जिसका pH 10 है. D इज करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. अ सॉल्यूशन रिएक्ट्स विथ क्रश्ड एग शेल टू गिव अ गैस दैट टर्न लाइम वाटर मिल्की. तो वो गैस जो है वो तो है कार्बन डाइऑक्साइड. लाइम वाटर मिल्की जिसने किया वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है. द सॉल्यूशन कंटेन्स, अब इनमें से कौन सा सॉल्यूशन है जिसने कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस और प्लस कोई और प्रोडक्ट बना होगा. तो देखो, इसमें से NaCl, LiCl एंड KCl तीनों तो सॉल्ट्स हैं. ये तीनों कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं देंगे. तो बचता है HCl. हम जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जब हम एग शेल को रखते हैं, एग शेल मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है. तो ये करेक्ट आंसर है B, HCl. और यहाँ पे और क्या बनेगा? कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 भी साथ में बनेगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. 10 ml of solution of NaOH is found to be completely neutralized by 8 ml of given solution of HCl. तो देखो, NaOH है 10 ml और HCl है 8 ml. Now if we take 20 ml of same solution of NaOH, the amount of HCl solution, the same solution as before, required to neutralize it will be. अगर 10 ml को 8 ml न्यूट्रलाइज कर रहा है तो 20 ml को 16 ml करेगा. सो आंसर इज D, 16 ml. Now question number 4. Which one of the following type of medicine is used for treating indigestion? Answer is antacid. C is the correct option.
Now question number 5, write word equations and then balanced equations for the reaction taking place when. First हम यहाँ पे symbolic equation ही लिखेंगे. Dilute sulfuric acid reacts with zinc granules. So equation होगा Zn, granules means solid है, plus dilute sulfuric acid H2SO4, ये dilute है, and products होंगे जिंक सल्फेट, ये होगा एक्वस ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस. ना ये जो इक्वेशन है ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, आप चेक कर सकते हैं. नाउ देन सेकेंड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विथ मैग्नीशियम रिबन. सो ये है मैग्नीशियम Mg सॉलिड प्लस dilute hydrochloric acid HCl, products are MgCl2 plus हाइड्रोजन. अब इसको आप बैलेंस कर लो. MgCl2 है तो यहाँ ट्वाइस लग जाएगा, हाइड्रोजन 2 है, मैग्नीशियम 1 है. ये बैलेंस्ड इक्वेशन है. थर्ड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विथ एल्यूमिनियम पाउडर. So Al plus sulfuric acid H2SO4 dilute, products होंगे aluminium sulfate Al2SO4 thrice plus H2. अब इसको बैलेंस कर लीजिए. एल्यूमिनियम यहाँ 1 है, राइट साइड 2 है, तो अपन ट्वाइस Al कर देते हैं. यहाँ पर ट्वाइस Al करने से सल्फ़र हो गया 3. सल्फ़र को 3 बनाने के लिए यहाँ पे हम 3 लिख देते हैं. एंड नाउ हाइड्रोजन हो गया 6, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे तो हाइड्रोजन हो जाएगा 6. नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड. नेक्स्ट D, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विथ आयरन फाइलिंग्स. सो आयरन plus solid plus hydrochloric acid HCl, products are FeCl2 plus हाइड्रोजन. ना बैलेंस करेंगे इसको. FeCl2 है तो यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं एंड बाकी तो बैलेंस्ड है. ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5. Now question number 6. Compounds such as alcohols and glucose also contain hydrogen but are not categorized as acids. Describe an activity to prove it. तो देखो अल्कोहल या ग्लूकोज, हम एक अल्कोहल ले लेते हैं C2H5OH एंड ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6. इन दोनों में ही हाइड्रोजन प्रेजेंट है. इसमें भी हाइड्रोजन है और ग्लूकोज में भी हाइड्रोजन है. लेकिन जब हम इन दोनों को पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो ये H+ आयन रिलीज़ नहीं करते, ये आयोनाइज ही नहीं होते हैं, ये आयन्स में टूटते नहीं हैं. तो जब ये हाइड्रोजन है लेकिन वो H+ आयन रिलीज़ नहीं करेंगे तो हम इन्हें एसिड नहीं मानेंगे. जबकि जो बाकी के कंपाउंड्स हैं जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ये लोग जब इन्हें हम पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो ये आयोनाइज हो जाते हैं. H+ एंड Cl- देगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसलिए हम इसको एसिड बोलते हैं. अब इसको एक एक्टिविटी से हमें प्रूव करना है. तो ये सेटअप है एक्टिविटी के लिए. ये हमने एक बीकर लिया हुआ है और इस बीकर में एक कॉर्क है और कॉर्क में 2 आयरन की नेल हैं और इसको हमने कनेक्ट किया है एक बैटरी से, एक बल्ब से और एक स्विच से. अब क्या करेंगे, इस बीकर में सबसे पहले हम लेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड. HCl हमने लिया,
और जब हम स्विच ऑन करेंगे तो हम देखेंगे कि बल्ब ग्लो कर रहा है। बल्ब ग्लो हो रहा है, इसका मतलब ये है कि सर्किट कंप्लीट हो रहा है। और ये सर्किट तभी कंप्लीट होगा जब इस बीकर में जो हमने सॉल्यूशन लिया है, जो कि HCl है, वो आयोनाइज हुआ होगा। आयंस प्रेजेंट होंगे बीकर में, H+ एंड Cl-। ये आयंस में वो टूटा, इसीलिए सर्किट कंप्लीट हुआ और इसीलिए बल्ब ग्लो किया। तो आयन में टूटा मतलब उसने H+ आयन दिया है, इसीलिए HCl एसिड है। यही जब हम रिपीट करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तब भी सेम होगा कि बल्ब ग्लो करेगा, बल्ब ग्लो करेगा तब भी। लेकिन थर्ड टाइम हमने इसमें लिया ग्लूकोज या इथाइल अल्कोहल लिया, तो बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। बल्ब ग्लो नहीं किया, इसका मतलब ये है कि सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ। और सर्किट इसलिए कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि इस बीकर में जो भी हमने लिया है, चाहे वो ग्लूकोज हो या अल्कोहल हो, वो आयंस में नहीं टूटा। जब सॉल्यूशन में आयंस ही प्रेजेंट नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी और बल्ब ग्लो नहीं करेगा। इसलिए ग्लूकोज या इथाइल अल्कोहल को हम एसिड नहीं मानते हैं। और इस एक्टिविटी को आप इस तरह से पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। लास्ट लाइन देखिए, डज द बल्ब ग्लो इन ऑल केसेस, तो आप बताएंगे कि नो, बल्ब डज नॉट ग्लो व्हेन ग्लूकोज एंड इथाइल अल्कोहल are taken in the beaker. Now question number 7. Why does distilled water not conduct electricity whereas rain water does? बहुत important question है। देखो distilled water जो है उसके पास है केवल H2O, distilled है वो, कुछ और उसमें mix नहीं है। So ये जो H2O है ये बहुत ही weak इलेक्ट्रोलाइट है, ये आयोनाइज नहीं होता है। तो अगर आयंस प्रेजेंट नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कौन करेगा? To conduct electricity, either ions or electrons are necessary. कौन कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को अगर आयंस ही नहीं होंगे? तो जो डिस्टिल्ड वाटर है उसमें केवल H2O होता है, जो कि आयोनाइज नहीं होता, आयंस में नहीं बढ़ता है, इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। वेयर इज रेन वाटर, जब रेन वाटर जो बारिश जब होती है तो जो पानी है वो हमारे एटमॉस्फेयर से होते हुए आता है ज़मीन तक। एटमॉस्फेयर में कई तरह की गैसेस होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फ़र डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी होते हैं। तो इनका रिएक्शन हो जाता है रेन वाटर से, जो पानी गिर रहा है, बारिश हो रही है, उस वाटर से इनका रिएक्शन होता है और बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कार्बोनिक एसिड और सल्फ़र डाइऑक्साइड के साथ सल्फ्यूरस एसिड। तो ये दोनों जो एसिड्स हैं ये वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं और ये फिर वाटर को बना देते हैं इलेक्ट्रोलाइट, गुड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब जो है पानी वो क्या कर लेता है, अब वाटर आयोनाइज हो जाता है H+ और OH- आयंस में। तो अब सॉल्यूशन में आयंस प्रेजेंट हैं और वो फिर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। तो इसका आप आंसर कैसे लिखेंगे कि जो डिस्टिल्ड वाटर इज वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड डज नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस, देयरफॉर इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। However, rain water contains some dissolved acids like carbonic acid and sulfurous acid. So water become acidulated and gets ionized easily. Therefore, rainwater conduct electricity. Now question number 8. Why do acids not show acidic behavior in absence of water? Actually, water helps an acid to dissociate and form hydronium ion. And in absence of water, these ions are not produced. तो जब तक ions produce नहीं होंगे, कोई भी acid अपना एसिडिक बिहेवियर शो नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के में जो हाइड्रोजन एंड क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है, उस बॉन्ड को तोड़ने का काम करता है वाटर। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तभी HCl H+ और Cl- आयंस में टूटेगा और जब H+ आयन बनेगा तभी वो एसिडिक बिहेवियर शो करेगा।
तो अगर वाटर नहीं होगा तो ये जो तोड़ने का काम है वो नहीं हो पाएगा और H+ आयन भी नहीं बनेगा, इसीलिए वो एसिड अपना एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेगा। तो आंसर में आप ऐसे लिखेंगे, वाटर हेल्प्स एन एसिड टू डिसोसिएट एंड फॉर्म हाइड्रोनियम आयन, और H+ आयन भी लिख सकते हैं। इन एब्सेंस ऑफ वाटर these ions are not produced, so acidic behavior is not shown by the acids. Then question number 9. 5 solution A, B, C, D, E when tested with universal indicators showed pH as 4, 1, 11, 7 and 9 respectively. So A का pH है 4, B का 1, C का 11 and D का 7, E का 9. Now question is that which solution is neutral? So देखो इसमें से न्यूट्रल कौन सा सॉल्यूशन होगा जिसका pH 7 होगा। pH 7 किसका है? D का। So answer is D. सेकेंड पूछ रहा है which solution is strongly alkaline? स्ट्रॉन्गली एल्केलाइन मतलब जिस सॉल्यूशन का pH 7 से ज़्यादा है वो एल्केलाइन है। तो 7 से ज़्यादा दो हैं, एक तो वो जिसका pH 11 है और दूसरा वो जिसका pH 9 है। अब इसमें से स्ट्रॉन्गली एल्केलाइन कौन होगा? जिसका pH ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा pH उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एल्केलाइन। सो 11 pH किसका है? C का। सो आंसर इसका होगा C। देन थर्ड है स्ट्रॉन्गली एसिडिक। तो देखो pH जिसका 7 से कम है वो सब एसिडिक हैं। तो pH 7 से कम किसका है? एक वो सॉल्यूशन जिसका pH 4 है और दूसरा वो सॉल्यूशन जिसका pH 1 है। जितना कम pH उतना ज़्यादा एसिडिक। तो स्ट्रॉन्गली एसिडिक कौन होगा? जिसका pH 1 है और 1 pH किसका है? B, सॉल्यूशन B का। तो इसका आंसर होगा B। देन वीकली एसिडिक, D पूछ रहा है वीकली एसिडिक। अब इन दोनों एसिडिक दो हैं, एक का pH है 4, दूसरे का है 1। तो जिसका pH ज़्यादा है वो वीकली एसिडिक है और ये कौन है? सॉल्यूशन A। तो आंसर है A। देन नेक्स्ट E, वीकली एल्केलाइन। एल्केलाइन दो हैं, पहला वो जिसका pH है 11 और दूसरा वो जिसका pH है 9। तो pH जितना ज़्यादा एल्केलाइन उतना ज़्यादा होता है। तो बचा कौन? जिसका pH 9 है और 9 pH किसका है? सॉल्यूशन E का। तो आंसर होगा E। अब आगे बोला है अरेंज द pH इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशंस। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जिसका ज़्यादा है वो ज़्यादा एसिडिक है और उसका pH कम है। तो जिसका pH कम है उसका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन उतना ही ज़्यादा है। तो हमको अरेंज कैसे करना है? pH इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। जिसका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन सबसे कम है उसको सबसे पहले रखना है। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम मतलब pH सबसे ज़्यादा। तो जिसका pH 11 है उसका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन सबसे कम है। उसके बाद जिसका pH नेक्स्ट है 9 उसका उससे ज़्यादा है, नेक्स्ट है 7, फिर 4, फिर 1। तो अब देख लो 11 pH कौन से सॉल्यूशन का है? C का। सो सबसे पहले आएगा C, उसके बाद 9 है E का, तो सेकंड नंबर पर आएगा E, फिर 7 है D, फिर 4 है A और उसके बाद 1 है B। तो ये होगा ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग हाइड्रोजन आयन concentration. Now question number 10. Equal lengths of magnesium ribbons are taken in test tube A and B. Hydrochloric acid is added to test tube A while acetic acid is added to test tube B. In which test tube will the fizzing occur more vigorously and why? तो बहुत ही सिंपल सा आंसर है। टेस्ट ट्यूब A में हमने लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड B में हमने लिया है एसिटिक एसिड विच इज़ वीक एसिड। तो जो वीक एसिड है उसमें फिजिंग कम होगी और जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसमें फिजिंग ज़्यादा होगी।
तो आंसर क्या लिखेंगे आप कि टेस्ट ट्यूब ए will be the fizzing occur more vigorously because आगे आप लिखेंगे because test tube A contains hydrochloric acid which is an a strong acid. So fizzing occurs more readily in test tube A. Now question number 11. Fresh milk has a pH of 6. How do you think the pH will change as it turn into curd? तो pH अगर 6 है, 7 मतलब न्यूट्रल, 6 मतलब एसिडिक। अब जब जो मिल्क है वो कर्ड में चेंज होता है तो वो खट्टा हो जाता है ना, सिंपल सी बात है। तो उसका pH जो है वो कम हो जाएगा। तो आंसर आप लिखेंगे व्हेन मिल्क चेंजेस इनटू कर्ड द pH डिक्रीजेस। क्यों डिक्रीज होता है? लैक्टोज विच इज़ प्रेजेंट इन मिल्क गेट्स कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। जब कर्ड बनता है तो लैक्टोज लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है। सो एज मोर ऑफ एसिड इज फॉर्म्ड pH ऑफ द मीडियम डिक्रीजेस। नाउ क्वेश्चन नंबर 12. A milkman adds a very small amount of baking soda to fresh milk. गर्मी के दिनों में ये लोग ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा पिंच ऑफ बेकिंग सोडा वो मिल्क में मिला देते हैं ताकि वो मिल्क ख़राब ना हो। गर्मी के दिनों में जल्दी ख़राब हो जाता है। मिल्क का ख़राब होने का मतलब ये है कि वो एसिडिक हो जाता है, मीन्स उसका pH लो हो जाता है। मिल्क का pH वैसे भी होता है 6। अब अगर मिल्क ख़राब हो गया इसका मतलब यह क्या है कि उसका pH 5, 4 इस तरीके से डिक्रीज़ हो जाता है। तो मिल्कमैन क्या करता है, उसमें एक पिंच ऑफ बेकिंग सोडा डाल देता है। उससे क्या होगा? आगे क्वेश्चंस 2 पूछे हैं। पहला तो ये है कि वाई डज ही शिफ्ट द pH ऑफ द फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली अल्केलाइन। वो क्या करता है, अगर बेकिंग सोडा डाल देगा तो pH 6 से थोड़ा राइट साइड शिफ्ट हो जाता है, 7 से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। तो वो क्यों ऐसा करता है? द पर्पस ऑफ एडिंग बेकिंग सोडा और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज टू मेक मीडियम स्लाइटली अल्केलाइन। द बेस रिलीज्ड विल न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ लैक्टिक एसिड प्रेजेंट इन मिल्क एंड दिस विल चेक द मिल्क फ्रॉम गेटिंग सॉर। उसने बेकिंग सोडा डाल दिया तो उस मिल्क का pH 6 से थोड़ा ज़्यादा हो गया, 7, 8 हो गया है। तो 8 से 4, 5 आने में ज़्यादा समय लगेगा, 6 से 4, 5, 4 आने में कम समय लगेगा। तो जो मिल्क है जिसका pH 6 है वो जल्दी ख़राब होगा, और वो मिल्क जिसका pH 8 है या 7, 7.5 है वो थोड़ा देर से ख़राब होगा। तो थोड़ा ज़्यादा देर तक उसका मिल्क सेफ रहेगा, इसलिए वो ये काम करता है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन इसी का बी देखो, वाई डज दिस मिल्क टेक अ लॉन्ग टाइम टू सेट एज कर्ड। अब जिस मिल्क में आपने बेकिंग सोडा डाल दिया है, 7 है pH मतलब न्यूट्रल, अब मिल्क का pH होता है 6, आपने उसमें बेकिंग सोडा डाल दिया तो उसका pH इस तरफ शिफ्ट हो गया, 8 की साइड में शिफ्ट हो गया उसका pH। अब इसको जब आप कर्ड बनाने जाओगे तो कर्ड बनना है मतलब pH को होना चाहिए 5, 4 इस साइड शिफ्ट होना चाहिए। अब मिल्क में हमने बेकिंग सोडा डाल के तो उसको 7 से ऊपर कर दिया उसका pH। तो ऐसा मिल्क जिसका pH 7.5 या 8 है उस pH को 5, 4 आने में ज़्यादा समय लगेगा एज़ कम्पेयर टू वो वाला मिल्क जिसका pH 6 था। तो अब आंसर कैसे लिखेंगे इसका? When milk sets as curd, it becomes more acidic and pH decreases. So in the alkaline medium, it takes longer time to achieve acidic medium back, so that milk may set as curd. ठीक? Now question number 13. Plaster of Paris should be stored in moisture-proof container. Explain why. तो ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसका फॉर्मूला है CaSO4 ½ H2O। अगर हम इसको ऐसे ही ओपन रख देंगे तो ये एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके कन्वर्ट हो जाएगा जिप्सम में, CaSO4 2 H2O इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि एक हार्ड मास है और ये किसी काम का नहीं है।
ठीक है, ये जिप्सम किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम ऐसे किसी कंटेनर में रखें जो मॉइस्चर प्रूफ हो। सो आप आंसर कैसे लिखेंगे? इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर प्लास्टर ऑफ पेरिस गेट्स hydrated and changes to gypsum, which is a hard mass. So it can be no longer be used for making molds and statue. वो useless है फिर ऐसा plaster of Paris. Therefore, plaster of Paris is kept in moisture-proof container. Now question number 14. What is a neutralization reaction? So when acid reacts with a base, salt and water are formed. This is neutralization reaction. And बोला है give 2 examples. तो फर्स्ट एग्जाम्पल आप दे दो, कोई भी एसिड ले लो HCl प्लस NaOH, बहुत ही कॉमन सा एग्जाम्पल है, विच गिव्स NaCl प्लस H2O. ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया. देन सेकेंड एग्जाम्पल ले लो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 प्लस बेस आप NaOH भी ले सकते हो, KOH भी ले सकते हो. प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे? K2SO4 प्लस H2O. अब इसको आप बैलेंस कर लो, ये है बैलेंस्ड इक्वेशन. नाउ क्वेश्चन नंबर 15. गिव 2 इम्पॉर्टेंट यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा. तो वॉशिंग सोडा का यूज़ है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, सोप and paper and some chemicals also like caustic soda, borax etc. And second main use है as a cleansing agent for domestic purpose. And then uses of baking soda in antacids to reduce acidity in the stomach. And second आप लिख सकते हो in baking powder used for preparing cakes. So यहाँ पर chapter 2 आपका ख़त्म होता है. थैंक यू.